इसमें डाल लेंगे। एक्सप्रेस साइंस कक्षा 9 में हमने संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। हमने संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय के रूप में वर्गीकृत किया था। हमने यह भी समझा था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q शून्य के बराबर नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे 2, 0.5, 10,000, 3/4 आदि। क्या आपको याद है कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यदि परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होनी चाहिए जिन्हें उसी रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। एक संख्या अपरिमेय कहलाती है यदि उसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q पूर्णांक हैं और q शून्य के बराबर नहीं है। उदाहरण के तौर पे √2, √3, √15, पाई इत्यादि। लेकिन क्या आप साबित कर सकते हैं कि √2 अपरिमेय है? हम ये कैसे मान लें कि कोई भी ऐसा p बटा q भिन्न नहीं है जो √2 को व्यक्त कर पाए? हमें उससे पहले एक प्रमेय का अध्ययन करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं। इस प्रमेय को पढ़ने से पहले हमें कुछ अभाज्य संख्याओं को देखना चाहिए। आइए हम अभाज्य संख्या 5 और इसके गुणकों के बारे में सोचते हैं। हम जानते हैं कि 5 के गुणक हैं 5, 10, 15, 20 इत्यादि। इन दोनों गुणकों को देखें। क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है? हम जानते हैं कि 10 का वर्ग 100 होता है, कि 10 और 100 दोनों ही 5 के गुणकों की सूची में आते हैं। अगर हम 5 के गुणकों की सूची को आगे तक देखते हैं तो हमको इसमें 15 और 225 दोनों मिल जाते हैं और हम जानते हैं कि 15 का वर्ग 225 होता है। आइए हम एक और अभाज्य संख्या चुनते हैं, यह जांचने के लिए कि क्या यह सत्य है। आइए हम 3 के गुणकों को देखें। 3 के गुणकों की सूची आपके सामने है। यहाँ हमको दो ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। पहला 36 और 6, 6 का वर्ग 36 होता है। दूसरा 81 और 9, 9 का वर्ग 81 होता है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि गुणकों की सूची में वर्ग और संख्या दोनों मौजूद हैं। आइए हम एक भाज्य संख्या 4 को चुनते हैं और उसके गुणकों की सूची को देखते हैं। यहाँ 36 एक गुणक है। हमको ये पता है कि 36 6 का वर्ग होता है, लेकिन 6 4 के गुणकों की सूची में मौजूद नहीं है। इसका मतलब हमारा सिद्धांत भाज्य संख्याओं के लिए काम नहीं करता है। हमारा सिद्धांत ही है प्रमेय 1.3। यह प्रमेय ये कहता है कि यदि p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, जहाँ पे a एक धनात्मक पूर्णांक है और p एक अभाज्य संख्या है। इस प्रमेय को अपनी कॉपी में लिख लें। आइए अब इस प्रमेय की उत्पत्ति देखते हैं। एक पूर्णांक a को देखें। मान लीजिए कि a का अभाज्य गुणनखंडन है a बराबर
P1 गुणा P2 गुणा P3 इत्यादि Pn तक, जहाँ पर P1, P2, P3 से लेकर Pn तक अभाज्य संख्याएं हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर a बराबर P1 गुणा P2 से लेकर Pn तक, तो a का वर्ग बराबर P1 गुणा P2 गुणा P3 से लेकर Pn तक गुणा फिर से P1 गुणा P2 गुणा P3 से लेके Pn तक। ऐसा इसलिए है क्योंकि a का वर्ग बराबर a गुणा a। तो चलिए जो समीकरण हमको अभी तक पता है उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। a बराबर P1 गुणा P2 से लेके Pn तक और a का वर्ग बराबर P1 गुणा P2 से लेके Pn तक गुणा P1 गुणा P2 से लेके Pn तक। यहाँ दिया गया है कि PA² को विभाजित करता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि हर संख्या अगर PA² को विभाजित करता है, इसका मतलब P भी P1, P2, P3, Pn में से ही एक होगा। तो अब हमारे पास एक और सूचना आ गई कि P P1, P2, P3 से लेके Pn तक में से ही एक है। अब अगर P P1, P2, P3 में से एक है और A के अभाज्य गुणनखंड भी P1, P2, P3 ही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि P A का एक गुणनखंड है और इसका मतलब ये हुआ कि P A को विभाजित करता है। ये है हमारा प्रमेय 1.3। आइए दोहरा लेते हैं। यदि PA² को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करता है, जहाँ A एक धनात्मक पूर्णांक है और P एक अभाज्य संख्या है। हमें प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत ये मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। हम ऐसे पूर्णांक r और s ढूंढ सकते हैं जिससे कि √2 बराबर r बटा s। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q 0 के बराबर ना हो। मान लीजिए कि r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम r और s को इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करके a और b प्राप्त करते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि a और b सह अभाज्य हैं। अब हम इससे ये कह सकते हैं कि √2 बराबर a बटा b। इससे हमें मिलेगा p इंटू √2 बराबर a। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर हमको मिलेगा 2b² बराबर a²। थाली लेके आ मोहित, एक 2 थाली। हम इससे कह सकते हैं कि 2a² 2 आटे की थाली करता है, क्योंकि हमें पता है कि a² बराबर 2 एक बड़ी थाली और एक आटे की थाली लेके आ। काम दो। पिछले प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि अगर 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करता है। चूंकि 2a को विभाजित करता है तो हम कह सकते हैं कि a बराबर 2 इंटू c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। जिस तरह 10 को व्यक्त करने का एक तरीका है 10 बराबर 2 गुणा 5। a बराबर 2c का प्रतिस्थापन जब मैं 2b² इक्वल टू a² में करता हूँ तो मुझे मिलता है 2b² बराबर 4c²। दोनों साइड 2 से काटकर मुझे मिलता है b² बराबर 2c²। चूंकि b² बराबर 2c² है तो हम कह सकते हैं कि 2b² को विभाजित करता है। प्रमेय 1.3 जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वो लगाकर हम कह सकते हैं कि 2b को भी विभाजित करता है।
हमने यह निष्कर्ष निकाले हैं कि 2a को विभाजित करता है और 2b को भी विभाजित करता है। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु इससे इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपको याद होगा कि हमने r बटा s से a बटा b प्राप्त किया था और a बटा b सह अभाज्य थे, पर हम यहाँ देखते हैं कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √2 एक परिमेय संख्या है। नहीं। इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह ये सिद्ध करने का प्रयास करें कि √3 अपरिमेय है। हमें प्रश्न दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 अपरिमेय है। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम ऐसी सह अभाज्य संख्याएं a और b ढूंढ सकते हैं जिससे कि 5 - √3 बराबर a बटा b। इससे हमको मिलेगा 5 - a बटा b बराबर √3। पुनर्व्यवस्थित करने पर हमको मिलेगा √3 बराबर 5 - a बटा b। यहाँ पे 5 - a बटा b को देखें, यह दो परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर है। 5 परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसको 5 बटा 1 लिख सकते हैं, और a बटा b परिमेय संख्या है क्योंकि a और b दोनों ही पूर्णांक हैं। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच का अंतर भी परिमेय संख्या ही होता है। इसका मतलब 5 - a बटा b परिमेय संख्या है। इसका मतलब √3 भी परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 अपरिमेय है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। सड़ी हुई दाल भी बिनना। इससे हम कह सकते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इन क्लास एक्सरसाइज करेंगे। अपनी एनसीईआरटी पुस्तक की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करें और अपनी संकल्प वर्कबुक में एक्सरसाइज 10M 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करें। आइए बच्चों, अब हम अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं को समझने का प्रयास करते हैं। आप अभाज्य संख्याओं से भलीभांति परिचित हैं। अभाज्य संख्याएं होती है हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इसके आगे हमें और बहुत सारी अभाज्य संख्याएं मिलेगी। हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पर कि सह अभाज्य संख्या जिसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं से हमारा क्या तात्पर्य है। तो ये मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल ले लिए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले एग्जाम्पल में 2 पूर्णांक है, 2 और 3। दूसरे एग्जाम्पल में 2 पूर्णांक है, 5 और 7। तीसरे एग्जाम्पल में 2 पूर्णांक है, 11 और 17। यदि हम यहाँ पर इन तीनों एग्जाम्पल की बात करें तो इन तीनों एग्जाम्पल में हमने जो पूर्णांक लिए हैं वे पूर्णांक अभाज्य संख्याओं से संबंधित हैं। तो निश्चित रूप से यदि हम इन संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें 1 मिलेगा। तो सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मान 1 होता है। तो उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 में दी गई संख्याओं को हम कहेंगे ये सहअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर है। आइए हम एक चौथा उदाहरण को और ले लें। तो चौथा उदाहरण में मैंने 15 और 17 को लिया है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि 17 तो आपकी अभाज्य संख्या है किंतु आपकी 15 अभाज्य संख्या नहीं है, किंतु ये दोनों संख्याएं कहलाएगी सहअभाज्य संख्याएं, क्योंकि यदि हम कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि हम ज्ञात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में मिलेगा 1। आइए हम देखते हैं 15 के गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15। 17 की यदि हम बात करें तो 17 के गुणनखंड होंगे 1 और 17।
तो यदि हम 15 और 17 की बात कर रहे हैं तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर अर्थात उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, या हम ये कह सकते हैं कि 15 और 17 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि 15 और 17 भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हम सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जब हम किसी प्रमेय को हल करेंगे कि √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब आपको सहअभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। आइए अब हम प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करें। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसकी उत्पत्ति के लिए इसके हल के लिए हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो विपरीत रूप से हम मान के चल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक r और s ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि √5 बराबरी से r बटा s हो तथा s का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। आप परिमेय संख्या की परिभाषा से भलीभांति परिचित हैं कि परिमेय संख्या का रूप p बटे q के रूप में होता है, जहाँ पर q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर r बटे s लिखा हुआ है, अतः हम यहाँ पर लिखेंगे कि s का मान 0 के बराबर नहीं है। मान लीजिए कि r और s में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से r और s को विभाजित कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में अब हमें परिमेय संख्या जो है वो नए रूप में मिल जाएगी, अर्थात हमें मिलेगा √5 बराबरी से a बटा b हमें प्राप्त होगा, जहाँ पर हम कहेंगे कि a और b जो है सहअभाज्य है, अर्थात को प्राइम नंबर है। अतः यदि इसको हम थोड़ा सरल करते हैं तो हमें a का मान मिल जाएगा b√5, या जिसको हम लिखेंगे b√5 बराबरी से a। तो ये हमने यहाँ पर सिद्ध करना था हमें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हमने मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। दो पूर्णांक और r और s की सहायता से हमने लिख दिया कि √5 बराबरी से r बटे s होगा, जहाँ पर s का मान 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि r और s में मान लीजिए कि एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से हम r और s को विभाजित करेंगे। तो विभाजित करने पर हमें परिमेय संख्या नए रूप में मिलेगी, अर्थात √5 का मान अब हो जाएगा a बटा b, जहाँ पर a और b सहअभाज्य है, जिसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अतः सरल करने पर हमें मिलेगा b√5 बराबरी से a प्राप्त होगा। आइए हम देखें कि हमें a का मान मिला है b√5। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं और यदि इसको हम सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 5 गुना b का वर्ग बराबरी से a का वर्ग। क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर का मान 5 गुना b स्क्वायर के बराबर है, अतः हम ये कह सकते हैं कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा एवं b स्क्वायर भी a स्क्वायर को विभाजित करेगा। हमें यहाँ पर केवल आवश्यकता थी कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया कि 5 गुना b स्क्वायर बराबरी से a स्क्वायर है। तो ये संबंध हमें यह बताता है कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। यदि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो निश्चित रूप से हम प्रमेय के आधार पर ये कह सकते हैं कि 5 a को भी विभाजित करेगा। क्योंकि मौसम का मेरे को संभावना लग रही जा। तो आइए अब हम a का मान 5c लिख सकते हैं। तो a का मान 5c लिखने पर हम ये कह रहे हैं कि c कोई पूर्णांक है। यदि हम a का मान 5 b स्क्वायर बराबरी से a स्क्वायर में प्रतिस्थापित करें, अर्थात a के स्थान पर यदि हम 5c लिखें तो हमें यहाँ से मिलेगा 5b का वर्ग बराबरी से 5c का वर्ग। और 5c वर्ग का तात्पर्य ये हुआ कि 5c में हम 5c का गुणा 2 बार करेंगे तो हमें मिलेगा 25c वर्ग।
यदि इसको हम सरल करते हैं तो सरल करने पर हमें मिलेगा b स्क्वायर बराबरी से 5c स्क्वायर, या जिसे हम कह सकते हैं कि b स्क्वायर बराबरी से 5 गुना c स्क्वायर। ये संबंध हमें ये बता रहा है कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करेगा और c स्क्वायर भी b स्क्वायर को विभाजित करेगा। क्योंकि हमें यहाँ पर 5 के बारे में आवश्यकता है तो हमने यहाँ लिख दिया है कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है और इसीलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। तो ये हमने यहाँ पर ये देखा कि जो हमें a का मान मिला था उसमें हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया। वर्ग करने पर हमें मिला 5b का वर्ग बराबरी से a वर्ग। आपको इस संबंध के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यदि 5 गुना b स्क्वायर बराबरी से a स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य ये हुआ कि 5 और b वर्ग दोनों ही a वर्ग को विभाजित करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर 5 की आवश्यकता थी इसलिए हमने लिख दिया है कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा। यदि 5 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। अब हमने यहाँ पर a का मान लिया है 5c और 5c मानने पर हमने ये कहा है कि c यहाँ पर कोई पूर्णांक है। यदि हम a का मान प्रतिस्थापित करते हैं 5b वर्ग बराबरी से a वर्ग में तो हमें मिलेगा 5b का वर्ग बराबरी से 25c का वर्ग। यदि इसको हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा b वर्ग बराबरी से 5c का वर्ग। और ये संबंध हमें ये बता रहा है कि 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दो चीजें देख ली कि 5 a को विभाजित करता है और 5 b को भी विभाजित करता है। तो आइए हम इसके आगे देखते हैं। अभी हमने ये देखा कि 5 a को विभाजित करता है एवं 5 b को भी विभाजित करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और ये स्थिति हमें क्यों प्राप्त हो रही है, तो परंतु इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त होता है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी और त्रुटिपूर्ण कल्पना हमने क्या की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें प्रश्न क्रमांक 1 में सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने यहाँ पर ये सिद्ध करके दिखा दिया कि √5 वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। हमने पहले देखा है कि एक परिमेय संख्या के या तो शांत दशमलव प्रसार होते हैं या तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं। शांत मतलब कि जिसका अंत हो, उदाहरण के तौर पे 0.375 या फिर 0.104। इन दोनों संख्याओं में आप आखिरी अंक के बाद और अंक नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये यहीं पे अंत हो चुकी हैं। अशांत आवर्ती मतलब कि जिसका अंत ना हो, उदाहरण के तौर पे 1.66666 या फिर 0.454545। इन दोनों उदाहरणों में आप देखेंगे कि अगर आप आखिरी अंक के बाद और अंक जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं और उनके बाद भी और अंक जोड़ सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को देखें 0.375 और 23.3408। हम इन संख्याओं को इस तरह व्यक्त कर सकते हैं 0.375 बराबर 375 भाग 10 की घात 3 और 23.3408 बराबर 233408 भाग 10 की घात 4। दिले यह ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका में 10 की घात 3 और दूसरी संख्या में 10 की घात 4। आइए इन दोनों संख्याओं को थोड़ा और सरल रूप से लिखते हैं। हमने यहाँ पे हर संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया है।
आप देख सकते हैं कि दोनों भिन्नों में अंश और हर दोनों में ही उभयनिष्ठ ये तो गुणनखंड। पीछे लगना। इन उभयनिष्ठ गुणनखंडों को काटने के बाद हमको मिलता है 0.375 बराबर 3 का भाग 2 की घात 3 सब आ और गया। 23.3408 बराबर 2 की घात 4 गुणा 7 गुणा 521 भाग 5 की घात 4। क्या आपको कोई पैटर्न नजर आता है? चूंकि दोनों संख्याओं में हर 10 की एक घात है और 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होते हैं, तो ये वास्तविक संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जहां q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। ऐसा सभी परिमेय संख्याओं के लिए होता है। यह है हमारा प्रमेय 1.5। मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तब हम x को p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणेतर पूर्णांक हैं। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। इस प्रमेय को थोड़ा और ढंग से समझने के लिए इस चित्र को देखें। संख्या x जिसका दशमलव प्रसार शांत है, अगर उसको व्यक्त किया जाता है p बाय q के रूप में, तो q के अभाज्य गुणनखंडन का रूप 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होता है, जहां m और n ऋणेतर पूर्णांक है। इस प्रमेय को 0.104 और 0.0875 के लिए सिद्ध करने का प्रयास करें। क्लास 10th चैप्टर 14 में